ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे थे परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना के बारे में सबसे पहले बताया था कि अलग अलग वैज्ञानिक है वो अपनी थ्योरी क्या देते हैं, अलग अलग, जिसमें सबसे पहला जो आता है वैज्ञानिक उसका नाम है महर्षि कणाद। और महर्षि कणाद कहते हैं बाकायदा कि किसी भी पदार्थ को आप तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तब तक वो टूटता रहेगा जब तक उसकी अंतिम अवस्था नहीं आएगी। और इसी अंतिम अवस्था को महर्षि कणाद ने नाम दिया था परमाणु। क्या नाम दिया था? लेकिन वो सही तरीके से उसको दे ही नहीं सका। फिर नेक्स्ट जो वैज्ञानिक आया था उसका नाम क्या था? डाल्टन। क्या नाम था? डाल्टन भाई साहब आए और उन्होंने कहा कि भाई साहब ऐसे वैसे कोई होता है नहीं, ये आपने एक कागज का टुकड़ा लिया और फाड़ दिया और अंतिम अवस्था ले आए और उसका परमाणु नाम दे दिया, ये कोई ऐसे व्यवस्थित बैठता नहीं है। फिर उसने डाल्टन ने क्या दिया? 2 नियम दिए। क्या दिए? 2 नियम। उन नियमों का नाम था रासायनिक संयोजन के नियम। रासायनिक संयोजन के नियम। फिर डाल्टन कहता है देखो भाई साहब आप जो कह रहे हो वो गलत है, मैं कह रहा हूं वो सही है। तो किस प्रकार से? तो कि ये जो 2 नियम है, कौन कौन से 2 नियम है? एक तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक स्थिर अनुपात का नियम। ये जो 2 नियम है इस आधार पर उसने किसकी संरचना के बारे में बताया? परमाणु। किसके बारे में बताया? लेकिन ये जो इंग्लिश वाला शब्द है एटम्स, ये शब्द किसने दिया था? एटम्स। डेमोक्रेटिक्स। डेमोक्रेटिक्स ने क्या नाम दिया था? एटम्स। क्या नाम दिया? एटम्स। मतलब परमाणु का जो इंग्लिश वर्जन है एटम्स, वो नाम दिया था डेमोक्रेटिक्स ने। फिर उसने हिंदी अर्थ भी बताया और उसने कहा भाई साहब देखो ऐसा है कि ये जो एटम्स है इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कि न तोड़े जाने वाला, जिसको अपन विभाजित नहीं कर सकते। इसलिए बहुत सारे वैज्ञानिक अपनी अपनी थ्योरी देते हैं, लेकिन फाइनली एक वैज्ञानिक आता है जिसका नाम है रदरफोर्ड। क्या नाम है? रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड आता है और रदरफोर्ड कहता है कि भाई साहब मैं करूंगा प्रैक्टिकल। क्या करूंगा? प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल के आधार पर बताऊंगा कि किस प्रकार से परमाणु जो है वो व्यवस्थित है या टूटेगा कि नहीं टूटेगा या इसके बीच में कोई है कि नहीं है, उसके बारे में पूरी जो छानबीन है वो कौन करेगा? रदरफोर्ड। कौन करेगा? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड कहता है कि एक सोने की पतली पन्नी लो। क्या लो? सोने की पतली पन्नी। और उस पर बहुत सारे क्या डालो? क्या डालो? अल्फा किरण। क्या डाले? अल्फा किरणें। कितनी? लगभग 20,000। कितनी? 20,000 अल्फा किरणें डालते हैं। कितनी किरणें डालते हैं? और जैसे ही 20,000 अल्फा किरणें डालते हैं तो कुछ अल्फा किरणें तो बिना विचलित हुए ही सीधे निकल जाती है। बिना विचलित हुए लेकिन कुछ किरणें जो है वो अपने मार्ग से क्या हो जाती है? क्या हो जाती है? विचलित हो जाती है। क्या हो जाती है? और मात्र एक किरण जो पुनः जिस दिशा में गई थी पुनः उसी दिशा में आती है, उसका नाम क्या था? कौन सी किरण थी? कितने कौन से आई थी वापस? ये उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना। और उसने कहा कि ये किरण है वो इसलिए वापस आई है क्योंकि किसी भी पदार्थ का या मैटर का जो संपूर्ण भार होता है वो कहाँ होता है? केंद्र में। कहाँ होता है? और उसी को उसने नाम क्या दिया? क्या नाम दिया? इस प्रकार से नाभिक की जो खोज है वो किसने की थी? लेकिन जैसे रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की और नाभिक की खोज करने के बाद में एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक ने नाभिक को तोड़ा मरोड़ा उल्टा फुल्टा करके नाभिक के अलावा उस नाभिक में एक और कण की खोज कर ली। उस वैज्ञानिक का नाम क्या था? क्या नाम था? गोल्डस्टीन। नाम क्या था? और इस गोल्डस्टीन ने किस कण के बारे में बताया था? प्रोटॉन। किस कण के बारे में बताया? और कहा कि ये जो प्रोटॉन है उस पर आवेश क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होता है? इसी प्रकार नाभिक पर भी कौन सा आवेश होता है? लेकिन रदरफोर्ड और जैसे ही रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन ने इस प्रयोग के बारे में बताया तो उसके तुरंत बाद दूसरे वैज्ञानिक ने भी सोचा कि यार खोज करने इतनी सिंपल है तो मैं भी जाता हूं, मैं भी एक खोज कर लेता हूं। तो उसने भी क्या किया? नाभिक को तोड़ा मरोड़ा उल्टा फुल्टा कर लिया और उसने भी एक कण की खोज कर ली। उस कण का नाम क्या था आपने? क्या नाम था? न्यूट्रॉन। क्या नाम था? और इस न्यूट्रॉन की खोज करने वाला वैज्ञानिक कौन था? चैडविक। कौन था? चैडविक। कौन था? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की? उस पर आवेश क्या होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब क्या होता है? उदासीन। क्या होता है?
उदासीन होता है। कैसा होता है? तो इस प्रकार से नाभिक के अंदर भी दो और कणों की खोज होगी, जिसमें एक कण तो कौन सा था? प्रोटॉन। दूसरा कौन सा था? न्यूट्रॉन। कौन सा था? प्रोटॉन की प्रकृति कैसी थी? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन की कैसी थी? उदासीन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसकी खोज की? किसकी खोज की? इसका मतलब ये जो नाभिक है वो किन दो कणों से मिलकर बना है? एक तो किससे बना हुआ है? प्रोटॉन से। एक किससे मिलकर बना हुआ है? न्यूट्रॉन से। किससे मिलकर बना हुआ है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है? इसका मतलब नाभिक में कितने कण होते हैं? दो। एक होता है प्रोटॉन और एक होता है, इसलिए उनको कहते हैं न्यूक्लियॉन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अब जब रदरफोर्ड ने भी खोज कर ली, गोल्डस्टीन ने भी कर ली, चैडविक ने भी कर ली, तो एक भाई वो भी पीछे रह गया। क्या करे? वो भी गया और उसने भी नाभिक को खोजा, लेकिन उसको नाभिक मिला ही नहीं। अब उसको नाभिक नहीं मिला तो क्या करे? थक हार के बैठ गया। उसने कहा मरने दो, नहीं मिल रहा तो अपन क्या करें? तो उसने क्या कहा कि जो नाभिक है उसके चारों ओर एक कण की खोज कर ली, जो नाभिक के चारों ओर क्या लगाता है? चक्कर। और उसका काम नाम क्या है? क्या नाम है? जो नाभिक के क्या करता है? चारों ओर। इस इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। किसने की? थॉमसन कह दो, जे थॉमसन कह दो, टॉमसन कह दो, तीनों भी नाम एक ही है। ठीक है, नाम याद रखा, थॉमसन टॉमसन जो भी। किसकी खोज की? इलेक्ट्रॉन की। किसकी खोज की? और इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश दर्शाया उसने कौन सा आवेश दर्शाया? ऋण आवेश। कौन सा आवेश दर्शाया? यहां तक आपने पढ़ लिया था? यहां तक पढ़ लिया था? फिर आपको मैंने पढ़ाया था नील्स बोर या बोर का परमाणु मॉडल, लेकिन इससे भी पहले हमने पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने कहा था कि भी तरबूजे का एक सिद्धांत दिया था, वाटरमेलन का सिद्धांत दिया था। तो वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन ने। किसने दी थी? थॉमसन ने कहा था कि उसके अंदर जो बीज है वो तो किसको दर्शाते हैं? इलेक्ट्रॉन को, मतलब ऋणावेश को। तो इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, तो उसने क्या किया? एक तरबूज दिया था। इस तरबूज के अंदर ये जो बीज दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं? क्या दिख रहे हैं? ये बीज दिखाते हैं किसको? इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? तो क्या मैं ये नहीं बोल सकता कि भी जो बीज है वो किसको दर्शाते हैं? ऋणावेश। किसको दर्शाते हैं? और जो रेड वाला पार्ट था इसके अंदर, जो रेड वाला पार्ट है, वो रेड वाला पार्ट किसको दर्शाता है? प्रोटॉन को। मतलब प्रोटॉन में कौन सा आवेश होता है? तो कौन सा दर्शाता है? कौन सा भाग दर्शाता है? तो क्या मैं नहीं बोल सकता कि थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार उसमें जो बीज होते हैं वो तो किसको दर्शाते हैं? ऋणावेश। जबकि बाकी का जो भाग है वो किसको दर्शाता है? अब बताओ मुझे आप, ऋणावेश ज्यादा होगा या धनावेश? प्रोटॉन ज्यादा होंगे या इलेक्ट्रॉन? तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार धनावेश ऋणावेश की तुलना में क्या होता है? अधिक। क्या होता है? ये थ्योरी किसने दी थी? अपने थॉमसन। वाटरमेलन थॉमसन ने। किसने दी थी? थॉमसन। पढ़ लिया था? फिर अपने पढ़ रहे थे बोर। क्या पढ़ रहे थे? फिर देखा था बोर का परमाणु। बोर का परमाणु। देखो सिंपल है, थॉमसन तो कहते हैं, अब दोनों वैज्ञानिक है, उसकी बातों में थोड़ा सा अंतर है, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं। मुझे लगता है कि इसकी बात को इसने कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लिया और इसी की बात को उसने रिपीट कर दिया। अब बात क्या थी भाई? थॉमसन ने किसकी खोज की है? किसकी खोज की है? ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? ऋणावेश होता है। कैसा आवेश होता है? और इसका जो भार है, इसका जो द्रव्यमान है, इसका जो भार या फिर कह दो द्रव्यमान होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। ये मान लो अपने पास परमाणु है और परमाणु के बीच में क्या होता है? ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है? नाभिक। क्या दिख रहा है? नाभिक में क्या क्या होता है? प्रोटॉन और क्या होता है? न्यूट्रॉन। नाभिक की खोज किसने की है? अब नाभिक के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है? क्या ऐसे ही चक्कर लगाते क्या? तो कक्षा में। क्या लगाता है? कक्षा में।
लेकिन ये किसने कहा था? थॉमसन ने कहा था? नहीं। तो किसने कहा था? ये जो कक्षाओं वाला कॉन्सेप्ट है ये किसने दिया था? जबकि खाली थॉमसन ने तो कहा था कि भाई परमाणु है, उस परमाणु में जो नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। किसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं? नाभिक। किसके चारों ओर? ये तो किसने कहा था? किसने कहा था? किसने कहा था? वाटरमेलन थ्योरी किसकी है? ये पूछा गया, ये ध्यान रखना, पूछेगा ये वाटरमेलन थ्योरी किसने दी थी? थॉमसन ने। किसने दी थी? अब कौन आया? बोर ने कहा भाई साहब सब सही है, ठीक है भाई, नाभिक है वो भी सही है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, वो आपकी बात ये भी सही है, इस बात को भी वो क्या कहता है? सही है। लेकिन वो कहता है देखो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है लेकिन ऐसे ही नहीं लगाता, वो एक निश्चित कक्षाओं में लगाता है, ऑर्बिटल में चक्कर लगाता है, एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाता है। तो क्या कौन सी कक्षा है? तो क्या कक्षाएं तो वैसे बहुत सारी है, लेकिन उन कक्षाओं के नाम भी उसने दिए। जैसे एक का नाम दे दिया उसने के, एक का नाम दिया एल, एक का नाम दिया एम, एक का नाम दिया एम। तो कितनी कक्षा है? 4। वैसे कक्षाएं होती है 7। कितनी होती है? 7। लेकिन मोटी मोटी आपको कितनी याद रखनी है? 4। कौन कौन सी? इसमें भरे जाएंगे इलेक्ट्रॉन। क्या भरे जाएंगे? तो इसका मतलब नील्स बोर के जो परमाणु मॉडल है उसमें बात ये कही गई कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं लेकिन वो एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। किसमें लगाते हैं? एक निश्चित कक्षाओं में। और वो कक्षाएं कौन कौन सी है? के, एल, एम और एन। कितनी कक्षा है? 4। जैसे मान लो कि भाई आपके स्कूल में कक्षा है 4, ऊपरी भाग में कितनी कक्षा है? अब मैं कहूंगा इन कक्षाओं में हम भरेंगे इलेक्ट्रॉन। क्या भरेंगे? अब आप मुझे बताना, क्या मैं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरूंगा या आपकी कक्षाओं में मैं किसी विद्यार्थी को बैठाऊंगा तो उनकी संख्या निश्चित होगी कि नहीं होगी? भाई अपने फिक्स कहा हुआ है कि भाई 10वीं कक्षा में 20 बच्चे ही लेंगे, तो उसमें कितने बच्चे बिठाएंगे? मैंने कहा 5 बच्चे लेंगे तो कितने बिठाएंगे? इसी प्रकार इस कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, वो भी व्यवस्थित भरे जाते हैं। ऐसा नहीं कि मर्जी से एक में 10 भर दिया, एक में 20 भर दिया, एक में 5 भर दिया, ऐसे नहीं। एक निश्चित कक्षा में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या भी क्या होगी? निश्चित। क्या होगी? कि भाई के में इतने भरेंगे, एल में इतने भरेंगे, एम में इतने भरेंगे और एन में। अब इसके लिए इसने एक सूत्र दिया जिसका नाम है 2n²। क्या नाम है? 2n²। तो इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए एक सूत्र दिया था, उस सूत्र का नाम क्या था? क्या नाम था? 2n²। लेकिन यहां पर ये जो आपको n दिख रहा है ये m का एक नाम है। ये किसको दर्शाता है? n ये दर्शाता है कक्षा को या कक्षा की संख्या। कक्षा की संख्या। देख कौन सा कक्ष है उसकी क्या है? संख्या। क्या है? संख्या। अब ये k है उसको मैंने दिया 1, l है 2, m है 3, n है 4। कितनी कक्षा हो गई? 4। इन कक्षाओं में कौन दौड़ेंगे? क्या ऐसे ही दौड़ेंगे? नहीं, व्यवस्थित। कि भाई इसमें 2 दौड़ेंगे तो 2 ही होगा, 3 होगा तो 3 होगा, 4 होगा तो 4 होगा, जितना इस सूत्र से निकलेगा उतना ही दौड़ेगा। ठीक है, तो हम लेते हैं कक्ष संख्या 1। कक्ष संख्या 1। ये तो थॉमसन वाला समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब मैं लेता हूं पहला केस, फर्स्ट केस। फर्स्ट केस लिया मैंने, n मतलब कक्षा की संख्या। पहला मैं कौन सा कक्ष लेता हूं? के कक्ष के लिए, के कक्ष के लिए, के कक्ष के। अब के कक्ष के लिए के कौन से नंबर पर है? मतलब n क्या होता है? कक्ष की संख्या। कक्ष की संख्या। अब कक्ष की संख्या कितनी है? कितनी है? तो n बराबर क्या होगा? क्या होगा? अपने पास सूत्र क्या है? मान रख दो 2n। तो 2 n की जगह क्या आ जाएगा? और 1 का 2 गुणा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। कितना आ गया? इसका मतलब के कक्ष में अपन कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? मतलब पहला जो के कक्ष है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे? 2। कितने भरे जाएंगे? एक ये कह दो और एक
मतलब कितने इलेक्ट्रॉन भरे हमने? 2। कितने भरे? फर्स्ट केस, सेकंड केस लो। केस सेकंड, केस सेकंड में अपने पास दूसरा कक्ष है, मतलब कौन सा कक्ष? एल कक्ष। मतलब कक्ष की संख्या n कितनी है अपने पास? 2। कितनी है? यहाँ ध्यान दो मेरी तरफ, कितनी है? 2। कितनी है? अब आप सूत्र, कौन सा सूत्र है? 2n, तो 2 गुणा n की जगह 2 और उसका, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणा 2 कितना हो गया? मतलब कितना? मतलब एल कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? कितने भरेंगे? ठीक है। तीसरा केस, थर्ड केस। थर्ड केस में अपन देखते हैं, थर्ड केस में क्या होगा? कक्ष कौन सा? m कक्ष। कौन सा कक्ष? n का मान कितना? सूत्र कौन सा? जहां n किसको दर्शाता है? कक्ष की संख्या। तो 2 गुणा 3 का स्क्वायर कितना हो गया? मतलब 2 गुणा 9 कितना? इसका मतलब m कक्ष में इलेक्ट्रॉन कितने भरेंगे? कितने भरेंगे? अब आ गया मान लो अपने पास फोर्थ केस। कौन सा केस आ गया? फोर्थ। अब फोर्थ केस कौन सा हो जाएगा? n कक्ष। n कक्ष में n की संख्या कितनी? 4। सूत्र कौन सा? जहां n किसको दर्शाता है? किसकी संख्या? कक्ष की। किसकी? अब ये जो लास्ट में आया ये किसकी संख्या है? ये किसकी संख्या है? इलेक्ट्रॉन की। ये किसकी संख्या? ये किसकी? k में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? m में कितने? और अपने l में कितने? अब इसमें देखो 2 गुणा 4 का स्क्वायर मतलब 2 गुणा 16 मतलब कितने हो गए? मतलब अपने m पोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? 32। कितने भरेंगे? ये जो अपने मॉडल है, ये जो परमाणु का मॉडल है, या फिर उसने कहा कि परमाणु के मॉडल का ये जो रूप है, इस रूप में जो बीच में क्या है? और नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? वो ऐसे ही लगाता है क्या? एक निश्चित कक्ष कितने हैं? वैसे 7 होते हैं, लेकिन अपने पास कितने पड़ेंगे? और नाम क्या कह दिया है? के एल एम एम। ठीक है। अब के में कितने भरोगे? 2। एल में कितने? एम में? एन में? किस सूत्र के आधार पर? एन का मान, नाम क्या है? ये किसने दिया था? किसका मॉडल है? अब एक बात तो बोर ने ये कही कि इलेक्ट्रॉन है वो निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं के अलावा भी उन कक्षाओं की संख्या या कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने की संख्या भी क्या होती है? निश्चित। उनसे अधिक भर अब के में 2 ही भर सकते, इससे ज्यादा दूसरी बात जो है वो उसने और कही। अब दूसरी बात ये कही कि भाई हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए कक्ष में। कक्ष में क्या भर दिया हमने? ठीक है। दूसरे में कितने भरे थे? 8। 2 3 4 5 6 7 और 8 भर दिए। अब दूसरी बात उसने ये कही, देखो तो क्या हुआ? तो बात ये है कि इस कक्ष के चारों ओर, नाभिक के चारों ओर कक्ष होते हैं और उस कक्ष में इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन को मान लो आंतरिक कक्ष से इलेक्ट्रॉन को बाहरी कक्ष में लाना है या बाहरी कक्ष से आंतरिक कक्ष में, मतलब निम्नतम सीमा से उच्चतम ले में जाना है या उच्चतम कक्ष से निम्नतम कक्ष। मतलब इलेक्ट्रॉन है वो अपनी स्थिति चेंज कर सकते हैं, लेकिन चेंज करने का भी रूल्स है। अब रूल्स क्या है वो अपन देखेंगे, पहले इसको उतारो फटाफट, इसको उतारो। हाँ, तो पहले में हमने देख लिया कि भाई नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं और एक निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। और कक्ष कितने होते हैं? 4। वैसे 7 होते हैं, लेकिन अपन कितने बारे में पढ़ रहे हैं? और कक्ष में इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से बढ़ते हैं? 2n² का सूत्र था, जहां n था कक्षों की संख्या या कक्षा की संख्या। 1 है तो कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे? के में 2। दूसरे में कितने भरोगे? 8। तीसरे में और चौथे में 32। कितने भरेंगे? अब दूसरी बात यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी कक्षा में परिवर्तन करना है। मान लो कि कोई बच्चा है वो 6th क्लास है, उसको जाना है 10th क्लास में। किसमें जाना है? अब वृद्धि हो रही है कि कमी हो रही है? वृद्धि हो रही है कि कमी? अब आप मुझे बताओ, 6th क्लास का बच्चा है उसको 10th क्लास में जाना है, तो नॉलेज ज्यादा चाहिए या कम? मस्तिष्क का विकास ज्यादा होना चाहिए या कम? क्या होगा? इसी प्रकार देखो, कोई इलेक्ट्रॉन अगर निम्न कक्षा से कौन सी कक्षा में जाता है?
किसमें जाता है? तो उसको ऊष्मा ज्यादा आवश्यक है क्या कम? तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऊष्मा को क्या करना पड़ेगा? ग्रहण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो ऊष्मा को ग्रहण करना क्या कहलाता है? अवशोषण। तो ऊष्मा में वृद्धि होगी कि कमी? बेसिक्स का नॉलेज तो था ही उसके पास, अब कौन सा नॉलेज भी आ गया? तो उसके नॉलेज में क्या हो गई? तो कोई इलेक्ट्रॉन अगर निम्नतम कक्षा से उच्चतम कक्षा में जाता है तो उसके लिए वो ऊष्मा को क्या करता है? अवशोषण। और ऊर्जा में क्या होती है? वृद्धि। क्या होती है? वही कोई इलेक्ट्रॉन अगर पहले से उच्च कक्षा में ही है लेकिन उसको कौन सी कक्षा में आना है? तो थोड़ी ऊर्जा छोड़ दो, निकाल दो। अब जैसे ऊर्जा निकाल देगा तो क्या हो जाएगी? ऊर्जा की क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? अब ऊर्जा की कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन है वो ऊष्मा का उत्सर्जन करेगा या अवशोषण? उत्सर्जन। क्या करेगा? मतलब ऊष्मा बाहर निकाल रहा है तो क्या करेगा? उत्सर्जन। क्या करेगा? और ऊर्जा की क्या होगी? तो कोई इलेक्ट्रॉन उच्चतम कक्षा से निम्नतम कक्षा में जाता है तो ऊष्मा का क्या होता है? क्या होती है? कमी। ऊष्मा में क्या होती है? अगर मान लो कोई इलेक्ट्रॉन निम्नतम कक्षा से ऊपरी कक्षा में जाता है तो ऊष्मा का क्या करेगा? और ऊर्जा में क्या होगी? दो घटना याद रहेगी? याद रहेगी? इसको उतारो, फटाफट उतारना, जल्दी जल्दी उतारो, फटाफट उतारो, आराम से देख के उतारना, ठीक है? नील्स बोर के परमाणु मॉडल के बारे में पढ़ लिया। नील्स बोर कहता है कि भाई पर नाभिक है उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं और उस निश्चित कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भरने का क्या वजह? एक सूत्र, और सूत्र का नाम क्या था? 2n², जहां n क्या है? कक्षकों की संख्या। इसी प्रकार से अपने 3 कण खोज निकाले थे परमाणु में से। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? प्रोटॉन पर आवेश न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 गुणा 10⁻⁻, जबकि प्रोटॉन का 1 -27 kg, और न्यूट्रॉन का भी होता है 1.67 × 10⁻27 kg। न्यूट्रॉन का और ये जो प्रोटॉन है उसका जो द्रव्यमान है लगभग क्या होता है? समान। क्या होता है? ये समझ में आ गया? तो आज हमने नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ लिया, ये अपना टॉपिक हो गया खत्म। थैंक्स, धन्यवाद।